Hello, so today we are going to discuss about metal and non-metals. This is the third chapter of your book. Okay. So मेटल और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस है ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था, बट आज थोड़ा हम इसको और अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, मतलब कि और कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि उस समय तो इतनी ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक बुक में दे नहीं रखी थी। ठीक है, उससे पहले हम देख लेते हैं, हमें फिफ्थ चैप्टर में पढ़ना है केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो देखो जो अभी पीरियोडिक टेबल चल रहा है ना अपने, तो तुम्हें कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, होता है क्या एक्चुअली में, ये दिखाई दे रहा है ऊपर, ये होता है हाइड्रोजन। देखो ये इससे अटैच नहीं है। ठीक, ये होता है हीलियम। ठीक है, तुम बुक खोल करके देख भी सकते हो अपने। ठीक, तो क्या होता है कि इधर वाले जितने भी है ये ज़्यादातर सारे मेटल्स होते हैं। ठीक है, इधर वाले, और इधर वाले क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ही एक ऐसा है जो नॉन मेटल्स वाली प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, तभी भी उसको यहाँ पे इसलिए रखा है क्योंकि ये चीज़ हम फिफ्थ चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इतना काम का नहीं है। अभी तुम समझ लो कि ये नॉन मेटल क्यों है। नॉन मेटल इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन एक गैस फॉर्म में मिलता है जो ऊपर है, दैट्स वाई इसको अलग ही रखा है। ठीक है, देखो ये इसके साथ अटैच नहीं है। ठीक, बाकी नॉन मेटल्स इधर रखे हुए हैं राइट हैंड साइड पे, और मेटल्स लेफ्ट हैंड साइड पे है। इसे देखा जाए तो 118 एलिमेंट्स है, जिसके अंदर 19 एलिमेंट जो है वो क्या है, मेटल्स है, और 22 नॉन मेटल्स। जैसे तुम देख सकते हो सबसे ज़्यादा स्पेस किसने लिया है यहाँ पर, मेटल्स वालों ने। ठीक है, तो 19 मेटल्स है और 22 नॉन मेटल्स, और कुछ मेटलॉइड्स होते हैं। एक्चुअली मेटलॉइड्स जो होते हैं वो यहाँ पे जिग-जैग पाथ बनाएंगे। ठीक है, जब मैं फिफ्थ चैप्टर तुम्हें बताऊंगा तो वहाँ पे हम क्लियर करेंगे कि ये मेटलॉइड्स कितने हैं और नॉन मेटल्स और मेटल्स क्या है। सिर्फ अभी तुम थोड़ा पिक्चर बना लो कि एक पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड पे मेटल्स होता है और राइट हैंड साइड पे नॉन मेटल्स होता है। ठीक है, एग्जांपल्स क्या क्या है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन, बेरियम, ये क्या है, सारे के सारे मेटल्स है। और नॉन मेटल्स के एग्जांपल क्या है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन आ गया ना, ये किस तरफ था, एक्सेप्शन था लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, बाकी है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फोस्फोरस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे तुम्हें कहाँ मिलेंगे, राइट हैंड साइड पे। ठीक है, अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी, जो जैसी दिखाई देती है, ठीक, जिनको हम टच करें फिजिकली। ठीक, तो ऐसी प्रॉपर्टीज हम डिफ्रेंशिएट करते हैं बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो पहले हम किस पॉइंट पे बात करेंगे, मेलेबल। ये चीज़ हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। ठीक है, मेलेबल का मतलब होता है कि शीट्स में कन्वर्ट करना मेटल्स को। ठीक है, तो हम हर मेटल को शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ मेटल्स को, एक्सेप्शंस है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है उसको तो नहीं कर सकते। ठीक है, मेटल्स आर मेलेबल, कैन बी बीटन इनटू थिन शीट विद अ हैमर। हैमर की हेल्प से हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग, बिना तोड़े हुए। एग्जांपल में क्या है, एजी एंड एयू। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेलेबल नहीं होते। मेलेबल नहीं होने का मतलब है कि शीट्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते, और ये ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब होता है कि जिनको हैमर करें, यहाँ पे लिखा है ना, आफ्टर हैमरिंग इट शुड नॉट बी ब्रोकन। ओके, ये टूटना नहीं चाहिए, लेकिन ये क्या हो जाता है कि टूट जाता है। तो ऐसे प्रॉपर्टीज़ को जहाँ पे हैमर करने के बाद टूट जाए उसको बोला जाता है ब्रिटल। दैट्स वाई नॉन मेटल क्या होती है, ब्रिटल होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, मेटल्स डक्टाइल होते हैं। ठीक है, डक्टाइल भी हमने पहले पढ़ा था। डक्टाइल का मतलब कि मेटल्स को स्ट्रेच करके वायर्स में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, नॉन मेटल्स नहीं होते डक्टाइल। एग्जाम्पल में क्या है, ए यू, ए जी एंड ए एल। ठीक है, यहाँ के तुम एक एक ग्राम अगर निकालोगे ना, ए जी ए यू, तो तुम 2 किलोमीटर तक स्ट्रेच कर सकते हो। इतना ज़्यादा डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज़ होती है मेटल के अंदर। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है मेटल टू मेटल। जिसकी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होगी वो कम अमाउंट में ज़्यादा खिंच जाएगा ईजिली। ठीक है, ये नहीं होता नॉन मेटल्स। थर्ड पॉइंट है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, मेटल्स क्या होता है कि हम जब उसमें हीट सप्लाई करें तो ईजिली हीट ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, मतलब कि ऐसा नहीं होता कि हीट हम यहाँ दे रहे हैं सिर्फ वहीं जल रहा है और आगे नहीं जा रहा है। जलने का मतलब है कि हीट पहुँच नहीं रहा है, ट्रांसमिट नहीं हो रहा है। मेटल्स के अंदर हीट का ट्रांसमिट आराम से हो जाता है। हीट ईजिली कंडक्ट करना मतलब कि ईजिली हीट ईजिली ट्रांसफ़र कर रहा है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, एजी एंड कॉपर। ठीक है,
और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट को ट्रांसफ़र नहीं कर पाते। पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट क्या है यहाँ पर, मेटल होने के बाद भी Hg एंड लेड, दिस इज द एक्सेप्शन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वही एक्सेप्शंस बात करूँगा जो तुम्हारे बुक में मेंशन है। ठीक है, एक्सेप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन तुम्हारे बुक के अकॉर्डिंग ही मैं तुम्हें एक्सेप्शंस बताऊंगा। तो कौन से मेटल्स है जो पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है, मतलब हीट को ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हैं, वो है Hg, मरकरी एंड Pb, लेड। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या क्या है, Ag एंड Cu, तुमने सुना भी होगा सिल्वर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, और वैसे सिल्वर एक्सपेंसिव होने की वजह से हम कॉपर यूज़ करते हैं। ठीक है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होते हैं, क्योंकि सारे के सारे मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा था। ठीक है, कि फ्री इलेक्ट्रॉन जहाँ पर प्रेजेंट होता है वो इजीली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा पाता है। ठीक है, और गुड कंडक्टर को मतलब कि इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोवाइड कराने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इसको इंसुलेट कर देते हैं। इंसुलेट किससे किया जाता है, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये भी हमने 8th क्लास में पढ़ा था, अगर तुम्हें याद हो, सिंथेटिक फाइबर वाले चैप्टर में। ठीक है, नॉन मेटल्स क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को छोड़ करके देखो, एक्सेप्शन आ गया यहाँ पे, एक्सेप्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्यों होता है ग्रेफाइट, ये हम 4th चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि ग्रेफाइट इज़ नॉट अ एलिमेंट, ग्रेफाइट के अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि एक इलेक्ट्रॉन वहाँ पे हमेशा रोटेट करता रहता है। ठीक है, ये चीज़ हम 4th चैप्टर में इजीली पढ़ेंगे। बस तुम ऐसा समझ लो कि ग्रेफाइट के अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है, और उस कार्बन का स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन्स के स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव करता रहता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाता है। ठीक, 5th पॉइंट है, इट इज़ लशरस। मेटल कैसा होता है, लशरस होता है, सोनोरस होता है। लशरस का मतलब शाइनी अपीयरेंस, और सोनोरस का मतलब कि स्ट्रक करेंगे तो साउंड प्रोड्यूस होगा। बट नॉन मेटल्स नहीं लशरस होता है ना सोनोरस होता है, यहाँ भी लेकिन एक्सेप्शन है। एक आयोडीन ऐसा नॉन मेटल है जो लशरस होता है, मतलब शाइनी अपीयरेंस होता है उसका। मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं जनरली, एक्सेप्शन यहाँ पे भी है। ठीक है, हार्ड मतलब सॉलिड, एक्सेप्शन है Hg लिक्विड में पाया जाता है। ठीक है, और भी एक्सेप्शन है, जैसे गैलियम भी लिक्विड में ही पाया जाता है, लेकिन बुक में लिखा नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। ठीक, और सोडियम ऐसा मेटल है जो सॉफ्ट होता है, जिसको हम नाइफ से इजीली कट कर पाते हैं। ठीक है, ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। ठीक, नॉन मेटल्स क्या होता है, सॉलिड और गैसेस दोनों फॉर्म में मिलता है, और मेटल्स का क्या था, सॉलिड ही फॉर्म में मिलता है जनरली। सिर्फ इसका मरकरी लिक्विड फॉर्म में था, बाकी सोडियम भी सॉलिड ही फॉर्म में था, लेकिन कैसा था, सॉफ्ट था। और नॉन मेटल्स क्या कैसे होते हैं, सॉलिड भी होते हैं और गैसेस भी होते हैं। एक्सेप्शन यहाँ पे भी है, ब्रोमाइन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो देखो दोनों के लिए लिक्विड लिक्विड एक एक एक्सेप्शन है, क्या क्या है, Hg एंड ब्रोमीन। ठीक है, यहाँ पे और भी एक्सेप्शन है, लेकिन तुम्हारे बुक में इतना मेंशन है। ठीक है, तो इतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट है बाकी ये सॉलिड में पाया जाता है और गैसेस स्टेट में पाया जाता है, मतलब ये तीनों स्टेट में पाया जाता है नॉन मेटल, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसेस में। गैस लिक्विड में क्या है, यहाँ पे ब्रोमीन, सॉलिड और गैसेस बहुत सारे मिल जाएंगे तुम्हें एग्जांपल। नेक्स्ट पॉइंट है, मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है और साथ में बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पे सॉलिड चेंज हो जाए लिक्विड में, और बॉइलिंग पॉइंट ऐसा पॉइंट जहाँ पे लिक्विड चेंज हो जाए वेपर्स में। ठीक है, तो मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। किसी नॉर्मल प्लास्टिक को तुम बर्न कर रहे होते हो तो तुरंत बर्न हो जाता है, लेकिन तुम किसी आयरन को बर्न करना स्टार्ट करोगे तो कितना टाइम लगता है। ठीक है, वही मैं बोल रहा था। लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस क्या है, गैलियम और सीजियम, ये दो मेटल है जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो है, याद रखना। ज़्यादा लो है कि अगर तुम इनको अपने हाथ पे रख लो ना तो ये इवेपोरेट हो जाएंगे तुम्हारे लेटेंट हीट की वजह से। लेटेंट हीट याद है ना, छुपी हुई हीट जो तुम्हारे बॉडी के अंदर है, उस हीट से ये इवेपोरेट हो जाएंगे। ठीक है, नॉन मेटल्स का क्या है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही लो होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, क्या है, डायमंड। डायमंड इज ऑल्सो द एलेक्ट्रोप ऑफ कार्बन, इसके अंदर भी कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, याद रखना,
कार्बन से ग्राफाइट भी बना है और कार्बन से डायमंड भी बना है। ठीक, ये जब डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर हो जाते हैं तो डिफरेंट सब्सटेंस हमें मिलता है। जैसे ऊपर वाले में अलग फॉर्मेशन था तो ग्राफाइट मिल गया, नीचे वाले में अलग फॉर्मेशन होगा तो डायमंड। ये 4th चैप्टर में इजीली क्लियर होगा तुम्हें। तो क्या है, डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट इतना ज़्यादा होता है कि उसको मेल्ट करना ईजी नहीं पड़ता। ठीक है, इसी के साथ ये फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो गया। अब हम चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। केमिकल प्रॉपर्टी से पहले तुम्हें ये रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी होगी। ठीक है, ये रिएक्टिविटी सीरीज जनरली मेटल्स है इसके अंदर, और एक नॉन मेटल है वो हाइड्रोजन पड़ा हुआ है। ठीक है, बाकी सारे मेटल्स हैं। रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है, जो ऊपर वाले हैं ये मोस्ट रिएक्टिव है और जो नीचे वाले हैं वो क्या है, लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, अब देखो ये क्या है तुम्हारा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, और एक और होता है प्लेटिनम। ठीक है, पीटी प्लेटिनम। ठीक, ये सारे के सारे क्या है, नीचे वाले लीस्ट रिएक्टिव और ऊपर वाले क्या होते हैं, मोस्ट रिएक्टिव। तो इनको याद करने का तरीका क्या है वो देखो। देखो मांगेंगे, क्या मांगते हैं अभी देखते हैं। काका नाना से मांगे, mg मांगे, al आलू, जिंजर, जिंजर का वैसे स्पेलिंग जी से होता है बट मैंने यहाँ पे जेड से कर रखा है। ठीक है, काका नाना से मांगे आलू जिंजर। फिर काका अब देखो किससे बोलते हैं। ठीक है, काका नाना से मांगे आलू जिंजर तो हो गया, काका ने नाना से आलू और जिंजर दोनों मांग लिया। फिर काका देखो किसको सुनने के लिए बोलते हैं, तो तुमने देखा ही होगा गणेशा। गणेशा अगर तुमने देखा होगा तो गणेश वाले मूवी में क्या है, गणेश जी को हम हाथी भी बोलते हैं। ठीक है, हाथी। और गणेश जी की मम्मी का नाम क्या था, पार्वती। ठीक है, पीवी इज दी पार्वती, तो मैंने यहाँ पे पीवी को पार्वती बोला है। तो क्या है, फिर सुनो पार्वती हाथी क्यों हंसा। ठीक है, तो काका क्या पूछ रहे हैं पार्वती से, फिर सुनो पार्वती हाथी क्यों हंसा। एफ फिर SN सुनो, PB पार्वती, H4 हाथी, क्यों, TU क्यों, कॉपर क्यों, और हंसा, हंसा का HAA हाँ और सा। ठीक है, तो H इज दी मरकरी, और ये याद रखना पड़ेगा तुम्हें। सबसे पहले क्या आता है, AG, और सबसे नीचे AU। अब देखो इसको याद करने का भी तरीका बता रहा हूँ। AG सबसे पहले क्यों आएगा, देखो जो तुम्हें तुम्हारे घर में ही इंडियन वाइफ्स अपने हस्बैंड को क्या बोल करके बुलाती है। ठीक है, अगर उनको बुलाना होता है तो अजी सुनिए, अजी सुनिए। ठीक है, तो अजी इज फॉर इंडियंस। एंड अगर बाहर की वाइफ्स है, मतलब कि फॉरेन कंट्रीज की वाइफ, तो वो अपने हस्बैंड को क्या बोलेंगी, AU कम हियर। ठीक है, अगर वो उसको अपनी तरफ बुलाती है, AU कम हियर। और इंडियंस वाइफ क्या बोलेगी, अजी सुनिए। तो इंडियन इज द बेस्ट, तो वो क्या है ऊपर की तरफ, और फॉरेन अपने से नीचे है तो उनको नीचे रखा है हमने। तो याद रहेगा, काका नाना से मांगे आलू जिंजर, फिर सुनो पार्वती हाथी क्यों हंसा। ठीक है, फिर सुनो पार्वती हाथी क्यों हंसा। क्लियर ये चीज। सबसे पहला है केमिकल प्रॉपर्टीज, मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो तुम्हें पता है कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मेटेलिक ऑक्साइड। और वो नेचर में कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है। लेकिन किसी नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, वो भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनता है, बट वो नेचर में कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। ये टेस्ट कैसे कर सकते हो तुम, लिटमस पेपर से। ठीक है, इनके सोल्यूशन को जब वेट करोगे तुम और लिटमस पेपर से चेक करोगे तो क्या पाओगे यहाँ पे, कि रेड लिटमस पेपर चेंजेस इनटू ब्लू एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ब्लू चेंजेस इनटू रेड। ठीक है, बट हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं मेटल्स के ऊपर। ठीक है, ज़्यादा। तो मेटल को यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे मतलब कि अलग अलग मेटल्स अलग अलग बिहेवियर शो करेगा यहाँ पे। ठीक है, अलग अलग प्रॉपर्टी शो करेगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन। कैसे है देखो, जो शुरू के मेटल्स होते हैं पोटेशियम, सोडियम, ये सब क्या है, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, इनमें फायर ईजिली पकड़ लेता है। क्यों,
क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे भी अभी, ठीक है। तो देखो क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम अगर इनको बाहर छोड़ दे तो बाहर क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, लेकिन वो ऑक्सीजन कैसा होता है, मॉइस्ट ऑक्सीजन होता है, ठीक है। जब ये मॉइस्ट ऑक्सीजन किसके ऊपर आकर के अटैक करता है तो इसमें से लिबरेट क्या होता है, हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन लिबरेट होगा और हाइड्रोजन के साथ साथ हीट भी लिबरेट हो रहा होता है। ये हीट क्या करता है, इस हाइड्रोजन को बर्न कर देता है, जिसकी वजह से इसमें फायर पकड़ लेता है, ठीक है। वैसे तुम्हें पता है हाइड्रोजन इज दी कंबस्टिबल सब्सटेंस, तो जब ऑक्सीजन सोडियम और पोटेशियम के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन लिबरेट होता है, साथ में हीट भी लिबरेट होता है। तो जो खुद का हीट जो लिबरेट कर रहा है ना, वो वही उसी H2 को ईजिली बर्न कर देता है, ठीक है, और जिसके वजह से उसमें आग लग जाती है, ठीक। इसलिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम कहाँ इसको इमर्स करके रखते हैं, इमर्स मतलब डुबा करके रखते हैं केरोसिन ऑयल में। ये चीज़ हमने 8th क्लास में पढ़ा भी था, ठीक है। रिएक्शन क्या है, व्हेन अ पोटेशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है। सोडियम के साथ भी यही होगा। नेक्स्ट है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक। इनके साथ होता है एयर बहुत ही स्लोली रिएक्ट होता है, ठीक है। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक एंड लेड, इनके साथ एयर बहुत ही स्लोली रिएक्ट होता है, ठीक। क्यों रिएक्ट होता है, क्योंकि ये प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर देते हैं, ठीक है, जो इनको फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्ट करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है, जो इसको इवन कोरोजन से भी प्रोवाइड कराता है, क्योंकि कोरोजन का मेन इंग्रेडिएंट क्या है, ऑक्सीजन और H2O, ठीक है। तो जब इनके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ जाएगा मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक के ऊपर, तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट इजीली नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, ठीक। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कैसा बर्न करता है मैग्नीशियम, डेजलिंग फ्लेम के साथ, ठीक है। और कौन सा ऐश प्रोड्यूस करता है, वाइट। ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। करता है लेकिन बहुत स्लोली करता है, क्यों, क्योंकि इनके ऊपर ऑक्साइड के लेयर चढ़ाए जाते हैं। वो कैसे चढ़ाए जाते हैं, थ्रू एनोडाइजिंग। तो एनोडाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे थिक ऑक्साइड लेयर चढ़ाया जाए, चाहे वो मैग्नीशियम हो, एल्युमिनियम हो या जिंक हो, लेकिन ज़्यादा प्रीफर एनोडाइजिंग एल्युमिनियम के लिए किया जाता है, ठीक है। मैग्नीशियम और जिंक के लिए तुम सुनोगे नहीं, लेकिन एल्युमिनियम के लिए सुनोगे, ठीक। तो एल्युमिनियम के ऊपर ऑक्साइड का लेयर चढ़ाना इज नोन एज एनोडाइजिंग, ठीक। तो एल्युमिनियम को और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराए तो एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 कैसे ऑक्साइड का लेयर चढ़ाते हैं वो देखो तुम। एक सोल्यूशन के अंदर हमने डाल दिया H2SO4, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलाइट जो इलेक्ट्रिसिटी को ईजिली एक रॉड से दूसरे रॉड में पास कराते हैं। एक रॉड पे नेगेटिव रॉड दूसरे मेटल का और पॉजिटिव रॉड एल्युमिनियम का, क्यों, क्योंकि एल्युमिनियम के ऊपर ही हमें ऑक्सीजन के लेयर चढ़ाने हैं, ठीक है। वो किससे कनेक्टेड होता है, पॉजिटिव एल्युमिनियम एनोड से और अदर मेटल कैथोड से। जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट करेंगे तो जितना भी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर वैसे भी 2 नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव किससे अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव से। तो ये सारा का सारा ऑक्सीजन का जितना भी ऑक्सीजन होगा सोल्यूशन में वो सारा इस एल्युमिनियम के ऊपर आकर के बैठ जाएगा। तो एल्युमिनियम के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी, ठीक है। वो लेयर क्या करेगी, उसको प्रिवेंट करेगी फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने में। इसलिए बोला गया है कि दीज मेटल्स आर स्लोली रिएक्ट विथ एयर, ठीक है। और एनोडाइजिंग इज फॉर एल्युमिनियम, ठीक। बाकी एलिमेंट्स इजिली रिएक्ट नहीं कर पाते, कौन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक एंड FeB, ठीक है। अब ये Fe के लिए क्या है, आयरन के लिए। तो आयरन के स्प्रिंकल बर्न कर जाते हैं इजिली, ठीक है, लेकिन पूरा आयरन जल्दी से बर्न नहीं कर पाता है, ठीक। आयरन के स्प्रिंकल मतलब अगर छोटे छोटे ग्रैनुल्स में तुम तोड़ दो। नेक्स्ट है कॉपर। कॉपर बर्न नहीं करता है कंप्लीटली, ठीक है, लेकिन एक ब्लैक कलर का ऑक्साइड, ब्लैक कलर का लेयर फॉर्म करता है। वो ब्लैक कलर का लेयर क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड। ये चीज हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया था। व्हेन अ कॉपर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इज फॉर्म अ कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। और इसका कलर कैसा होता है, ब्लैक कलर, याद रखना, ब्लैक कलर। हाइड्रोजन इज द कंबस्टिबल सब्सटेंस, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो बहुत इजीली बर्न हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट है ये नीचे वाले एलिमेंट्स। तो नीचे वाले एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ इजीली रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो हमने देखा मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, मेटेलिक ऑक्साइड कैसा करता है, बेसिक इन नेचर, ठीक है, नॉन मेटेलिक एसिडिक, ठीक। जो
मेटेलिक ऑक्साइड्स मतलब जो मेटल ऑक्साइड वाटर के अंदर डिजोल्व कर जाए उनको हम अल्कालिस बोलते हैं। ये हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। दोज मेटेलिक ऑक्साइड विच कैन डिजोल्व इन वाटर इजली इज नोन एज अल्कालिस। लेकिन सारे बेसिक ऑक्साइड को हम अल्कालिस नहीं बोल सकते, लेकिन अल्काली को हम बेसिक ऑक्साइड बोल सकते, ठीक है। क्लियर है ये चीज। एग्जाम्पल में क्या है, सोडियम पोटेशियम को वाटर में डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। लिटमस पेपर का चेक करोगे तो क्या होगा, रेड लिटमस पेपर को ये ब्लू में टर्न कर देंगे बिकॉज ये बेसिक ऑक्साइड है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एम्फोटरिक ऑक्साइड्स। देखो ऊपर हमने पढ़ा बेसिक ऑक्साइड जो वाटर के अंदर डिजोल्व कर जाए उनको अल्कालिस बोलते हैं, लेकिन कुछ ऑक्साइड्स ऐसे भी होते हैं जो एसिड के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। ऊपर वाटर के साथ बात करा था हमने, तो उनको अल्काली बोला। नीचे हम किसके ऊपर बात कर रहे हैं कि ऐसे ऑक्साइड जो एसिड एज वेल एज बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर जाए। तो वो एग्जांपल क्या क्या है उसके अंदर, एल्युमिनियम, जिंक, PbN, SN, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे बुक में मेंशन है सिर्फ 2 एग्जांपल, एल्युमिनियम और जिंक का, तो याद रखना। When aluminum react with HCl or NOH, it forms when a react with HCl it forms aluminum chloride and react with NOH it forms sodium aluminate, ठीक है। तो ये तुम्हारे बुक में मेंशन है, तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। और जिंक भी करेगा तो सेम जिंक क्लोराइड, और बेस के साथ करेगा तो सोडियम जिंकेट, ठीक है। ये वाला भी मेंशन है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखना। अब नेक्स्ट चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज विथ वाटर के साथ, ठीक है। तो वाटर यहाँ पे 3 तरीके से लेंगे, एक तो कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और स्टीम, बिकॉज सारे मेटल्स इक्वल प्रॉपर्टी शो नहीं, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और स्टीम। देखो कोल्ड वाटर से कौन कौन कर रहा है, पोटेशियम, काका कर रहे हैं, नाना कर रहे हैं और से कर रहे हैं, ठीक है। पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम। नॉन मेटल्स जनरली वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, ठीक है, ये याद रखना। तो देखो कोई भी मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है या तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा या मेटल ऑक्साइड बनाएगा। जो ऊपर क्या है, ठीक है, कोल्ड वाटर और हॉट वाटर, वो क्या करेंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक। तो देखो सबसे पहले हम करते हैं सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम वॉयलेंट होते हैं, मतलब कोल्ड वाटर के साथ तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं, बिकॉज ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जैसे मैंने तुम्हें ऊपर बताया था, क्या होता है, जैसे इनको कोल्ड वाटर के अंदर हम डिप करते हैं, किसको, सोडियम को, तो सोडियम एक तो सिंक नहीं करता, ऊपर फ्लोट कर रहा होता है, ठीक है, ठीक। तो इसमें से क्या निकल रहा होता है, हाइड्रोजन, ठीक, और इसका खुद का हीट भी निकल रहा है, ठीक। और सराउंडिंग से क्या मिल रहा है इसको, ऑक्सीजन, ठीक, हीट भी मिल रहा है, ऑक्सीजन भी मिल रहा है, तो यह हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, बर्न कर जाएगा, ठीक है। तो बर्न कर गया, तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, इसमें फायर इजिली पकड़ लेता है, किसके अंदर, सोडियम और पोटेशियम के अंदर। क्यों, क्योंकि अभी हमने देखा कि सोडियम क्या है, पोटेशियम सिंक नहीं करता, ऊपर फ्लोट कर रहा है, उसमें से हाइड्रोजन भी निकल रहा है और उसका खुद का हीट भी निकल रहा है एक्सोथर्मिक होने की वजह से। तो ये हीट और सराउंडिंग से ऑक्सीजन मिल गया तो ये बर्न हो गया। यही चीज़ ऊपर भी पढ़ी थी हमने। लेकिन इस कैल्शियम के साथ क्या होता है वो देखो, कैल्शियम क्या करता है, जैसे हम इसको पानी के अंदर डालते हैं ये सिंक कर जाता है। अब कैल्शियम आ गया है नीचे, ठीक है, इसमें से भी क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, लेकिन इसके अंदर हीट बहुत ही कम अमाउंट में निकलता है, बहुत कम अमाउंट। तो ये हीट इतना सफिशिएंट नहीं होता है कि इस हाइड्रोजन को बर्न कर दे, और यहाँ पे इसको ऑक्सीजन प्रॉपर मिल भी नहीं रहा होता है, क्योंकि तुम्हें पता है वाटर में ऑक्सीजन कंबाइंड फॉर्म में होता है, ठीक। तो यहाँ पे ये बर्न नहीं हो रहा है, लेकिन जो हाइड्रोजन यहाँ से लिबरेट होता है ना, वो हेल्प करता है इसको ऊपर आने में, ठीक है। अब ये फ्लोट करते करते ऊपर आ जाता है, ठीक, ये हाइड्रोजन सारे बबल्स इसको ऊपर लेकर के आ जाते हैं, ठीक। अब ये ऊपर आ गया, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सराउंडिंग से इसको ऑक्सीजन मिल रहा है, लेकिन हीट यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही कम अमाउंट में, जो इसको बर्न नहीं कर पाता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, लेस वायलेंट होता है ये। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हियर द इवॉल्व्ड हीट इज नॉट एनफ, एनफ नहीं होता जो हाइड्रोजन को फायर कराने में हेल्प करे। सो द रिएक्शन इज लेस वायलेंट एंड कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग, तो कैल्शियम सिर्फ फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैसेज फॉर्म स्टिक टू द सर्फेस ऑफ मेटल, जो बबल्स निकल रहे हैं वो उसके सर्फेस पे बैठ जाते हैं, वो बर्न नहीं हो पाते हैं, तो उसको सिर्फ फ्लोट कर रहा होता है। क्लियर है ये चीज। रिएक्शन देख लो,
ऊपर वाले का सोडियम को वाटर के अंदर डाला तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे मैंने बताया था, हाइड्रोजन लिबरेट होगा और हीट भी लिबरेट होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन इतना ज़्यादा नहीं होता, लेस अमाउंट में हीट इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैग्नीशियम का क्या है यहाँ पे, हॉट वाटर के साथ दिखाया, ठीक है, लेकिन मैग्नीशियम के एक खुद की भी प्रॉपर्टी, मतलब कि मैग्नीशियम के साथ ऐसा भी होता है कि वो थोड़ा सा अपनी प्रॉपर्टी कोल्ड वाटर के साथ भी दिखा देता है, मतलब कोल्ड वाटर के साथ भी थोड़ा सा रिएक्ट कर जाता है, लेकिन ये भी लेस वायलेंट होता है, ठीक है। इसमें भी हाई बबल्स निकलेंगे, वो बबल्स इतना ज़्यादा हीट निकल नहीं रहा होता, वो बबल्स उसके सरफेस के ऊपर बैठ जाएगा और उसको सिर्फ फ्लोट कराने में हेल्प कराता है, कैल्शियम की तरह, ठीक है। लेकिन मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ ईजिली बर्न हो जाता है, ठीक है। मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ बर्न होगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड निकालेगा और H2 लिबरेट करेगा, ठीक है। तो मैग्नीशियम के साथ क्या क्या सीन है, तुम्हारे बुक में तो हॉट वाटर ही मेंशन है, लेकिन मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ भी कभी कभी स्लाइटली रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, ये याद रखना। बुक में क्या मेंशन है कि मैग्नीशियम ओनली रिएक्ट विथ हॉट वाटर, बट मैग्नीशियम ऑल्सो शोज द प्रॉपर्टीज टूवर्ड्स कोल्ड वाटर, ठीक है, कोल्ड वाटर के तरफ भी थोड़ा सा रिएक्ट कर जाता है वो। नेक्स्ट है नीचे के जो मेटल्स थे, ठीक है, नीचे के कौन कौन से मेटल्स थे, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन, ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं, सिर्फ स्टीम के साथ, ठीक है। तो मेटल्स विथ रिएक्ट विथ स्टीम फॉर्म अ सॉलिड मेटल ऑक्साइड। तो देखा अभी ऊपर क्या था, दोनों में हाइड्रो ऑक्साइड बन रहा था, ठीक है, OH बन रहा था, लेकिन नीचे सिर्फ क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा, ठीक। और हाइड्रोजन तो तीनों में लिबरेट हो रहा है, ठीक है। द मोर रिएक्टिव द मेटल द मोर रैपिड द रिएक्शन, जितना ज़्यादा मेटल रिएक्टिव होगा उतना रिएक्शन फास्ट होगा। जैसे सोडियम पोटेशियम के साथ हुआ था, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव था, मैंने तुम्हें बताया भी है कि ऊपर के एलिमेंट्स मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, तो जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा उतना ही जल्दी रिएक्शन हो जाएगा कंप्लीट, ठीक। तो ये इनके साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाया और H2 लिबरेट करेंगे, ठीक है। एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हम, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स के साथ, ठीक है। तो तुम्हें रिएक्टिविटी सीरीज याद है ना, काका नाना से मांगे आलू जिंजर, फिर सुनो पार्वती हाथी क्यों हंसा, ठीक है, फिर सुनो पार्वती हाथी क्यों हंसा। नॉन मेटल्स डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, डाइल्यूट का मतलब है जिसके अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, ठीक है, एज कंपेयर टू एसिड। लेकिन मेटल्स डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट, हाइड्रोजन गैस एंड हीट लिबरेट करते हैं यहाँ पे भी, ठीक है। लेकिन सारे डाइल्यूटेड एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, वो कौन सा है, HNO3, इसके साथ सारे मेटल रिएक्ट नहीं कर पाते, याद रखना। सारे नॉन मेटल तो नहीं कर पाता, लेकिन मेटल भी सारे रिएक्ट नहीं कर पाते डाइल्यूट एसिड के साथ। कौन कौन से के साथ कर लेते हैं इजिली, HCl के साथ और H2SO4। HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एंड H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बनाते हैं, सॉल्ट NaCl, पोटेशियम सल्फेट, और लिबरेट क्या करते हैं, H2 और हीट भी इवॉल्व होगा यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाते ये नाइट्रिक एसिड के साथ, क्यों नहीं कर पाते, ये देखो नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या था, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, ऐसा आदमी जो रिएक्शन के अंदर दूसरों को अमीर करे, अमीर करने का मतलब है कि दूसरों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करे, ठीक है, और खुद गरीब बन जाए, गरीब का मतलब खुद ऑक्सीजन लूज कर दे, ठीक है। तो HNO3 क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है यहाँ पे क्या करेगा, जो H2 लिबरेट हो रहा है ना यहाँ पर, ठीक है, यहाँ भी लिबरेट हो रहा होगा, लेकिन ये H2 को HNO3 क्या करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करा देता है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, H2O में, ठीक है। ये H2O में कन्वर्ट हो गया और खुद रिड्यूस होकर के क्या बन जाता है, नाइट्रोजन के कंपाउंड बन जाएगा, या तो वो NO बन जाएगा, या N2O बन जाएगा, या NO2 बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है। क्या करेगा HNO3, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरे को अमीर बनाएगा, खुद गरीब बन जाएगा। इसको अमीर बनाता है यहाँ पे H2 को क्या कर देता है, ऑक्सीजन दे देता है, H2 निकल जाता है उसमें से, खुद क्या बन जाता है, वो NO बन जाता है, या N2 बन जाएगा, या NO2 बन जाएगा, ये डिपेंड करता है कैसा रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये रिएक्ट फिर किसके साथ करता है, तो ये सिर्फ दो मेटल के साथ करेगा, एक है मैग्नीशियम और एक है मैंगनीज, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। इट रिएक्ट विथ डाइल्यूट HNO3 एंड फॉर्म H2, और ये H2 गैस रिब्लेट कर देता है, ठीक है। यहाँ पे ये H2 गैस किसमें कन्वर्ट नहीं हो पाता है, H2O में नहीं हो पाता है, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना,
ये जो पोटेशियम से लेकर के तुम्हारा हाइड्रोजन से ऊपर का है, मतलब कि लेड तक, यही मेटल जो है सिर्फ डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं। बाकी इसके नीचे जितने भी है, अगर आ जाए ना एग्जाम में Cu डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कर पाएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि Cu इज ऑल्सो ए मेटल। मैंने नॉन मेटल के लिए लिखा है, लेकिन साथ में एक चीज़ और बता रहा हूँ कि हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी मेटल्स है वो सारे के सारे डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, लेकिन ये नहीं कर पाते, ठीक है। देखो ये इसके साथ रिएक्ट कर पा रहा है ना, मैग्नीशियम और मैग्नीज, ठीक, इसमें भी क्या बहुत ही डाइल्यूटेड सोल्यूशन होता है वो। कहने का मतलब है कि उसमें 99% सिर्फ H2O प्रेजेंट होता है और 1% नाइट्रिक प्रेजेंट होता है। ये जो दोनों रिएक्ट कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। वो सोल्यूशन के अंदर क्या है, 99% H2O प्रेजेंट है और 1% सिर्फ नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट है। तो रिएक्शन कैसा बन रहा है इनका, देखो, व्हेन अ react with HNO3 मैग्नीशियम और मैग्नीज, इट फॉर्म्स अ सॉल्ट मैग्नीशियम नाइट्रेट और मैग्नीज नाइट्रेट, ठीक है, और H2 लिबरेट हो रहा है। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट देखो आप, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब कि जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है ऊपर वाले, वो लीस्ट रिएक्टिव को हटा करके खुद बैठ जाते हैं, ठीक है। कैसे है यहाँ पे, ये देखो, जैसे यहाँ पे हमने एक मेटल ले लिया आयरन और दूसरा है कॉपर सल्फेट, ये है सॉल्ट, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट कहाँ है, नंबर कहाँ है कॉपर सल्फेट का, क्यों, सुनो पार्वती हाथी क्यों, ये रहा, ठीक है, क्यों। तो ये क्यों से बड़ा है Fe, फिर, ठीक है, फिर तो क्यों से बड़ा है फिर, ठीक, तो फिर क्या करेगा, क्यों को भगा देगा और खुद बैठ जाएगा उसकी जगह पे, बिकॉज Fe ज़्यादा ताकतवर है। Cu और AgNO3 में देखो, क्यों यहाँ पे आ रहा है और AgNO3 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो Cu बड़ा है AgNO3 से, तो Ag को यहाँ से भगा देगा और Cu उसकी जगह पे बैठ जाएगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तुम्हें क्लियर ही होगा, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है एक्वारिजिया। एक्वारिजिया एक ऐसा मिक्सचर है जो सिल्वर और गोल्ड को ईजिली डिसॉल्व कर पाता है। वो मिक्सचर कैसा है, उसके अंदर 3 पार्ट जो होगा रेशियो में होगा, ठीक है। 3 पार्ट जो होगा वो कंसंट्रेटेड HCl का होगा, ठीक है, और 1 पार्ट जो होगा वो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का होगा। क्लियर है। ये दोनों सोल्यूशन कैसा होता है, कंसंट्रेटेड होता है। एक्वारिजा इज अ मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड नाइट्रिक एसिड, दोनों कंसंट्रेटेड होता है। और कौन कितने कितने पार्ट में होता है ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो 3 पार्ट में HCl होता है और 1 पार्ट में HNO3 होता है। और ये गोल्ड इवन प्लेटिनम को भी इजिली डिसॉल्व कर पाता है। तो ये सिल्वर गोल्ड इन सबको इजिली डिसॉल्व कर पाता है। तुमने देखा होगा घर में जब ऑर्नामेंट्स ब्लैक पड़ जाते हैं, ठीक है, तो तुम्हारी मम्मी गोल्ड स्मिथ के पास जाती है उसको साफ करवाने। एक्चुअली वो गोल्ड स्मिथ कुछ नहीं करता है, इसी सोल्यूशन के अंदर वो डिसॉल्व करके उसको साफ करता है। लेकिन साथ में क्या करता है कि वो थोड़ा सा गोल्ड चोरी भी कर लेता है। क्यों, क्योंकि ये जो नीचे के सिल्वर और गोल्ड है ये सिर्फ इसी सोल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होता है। इसका मतलब कि वो वहाँ पे मिक्स हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है, थोड़ा थोड़ा, तो वो चोरी भी करता है गोल्ड स्मिथ, ठीक, याद रखना। नेक्स्ट है हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। मेटल और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, तो देखो हमने 9 चैप्टर में पढ़ा था बॉन्ड्स, ठीक है, कुछ बॉन्ड पढ़े थे ना, आयोनिक बॉन्ड। वो आयोनिक बॉन्ड किसके बीच में बनता है, एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, ठीक है। मेटल क्या करता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, और नॉन मेटल हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ले रखा है हमने कैल्शियम का, ठीक है, कैल्शियम और क्लोरीन का। एक्चुअली कैल्शियम क्लोरीन कैसे बन रहा है यहाँ पर देखो, कैल्शियम का होता है एटॉमिक नंबर 20, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा 28882, बाहर आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 2। तो यहाँ पे क्या करा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन अपने लूज कर दिए, तो यहाँ पे चार्ज क्या आ गया, 2 पॉजिटिव, ठीक है। अब क्लोरीन का क्या है यहाँ पे सीन, क्लोरीन का होता है 17 एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा 287, आउटर मोस्ट सेल में कितने प्रेजेंट है, 7 इलेक्ट्रॉन्स। इसको चाहिए कितना कंप्लीट करने के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या होगा कि एक क्लोरीन ये प्रेजेंट है, एक क्लोरीन और आएगा, ठीक है, तो 2 क्लोरीन आकर के दोनों को कितने कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 1। तो ये दोनों क्लोरीन इससे 1 1 अपना इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और क्या बनाएंगे, ये CaCl कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। ध्यान में हो गया ना कि कैल्शियम के साथ क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा,
यहाँ पर दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, यहाँ दे देगा, ठीक है। और ये फिर क्या बनाएंगे, CaCl2, ठीक है। यही क्या है तुम्हारा आयनिक कंपाउंड। क्लियर है ये चीज। आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, ये वो होगा न्यूट्रल होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखा तुमने 2 पॉजिटिव था, तो यहाँ पे क्या है 2 नेगेटिव, एक Cl पे 1 नेगेटिव तो 2 Cl पे 2 नेगेटिव, और ये कट करके 0, इसलिए ये न्यूट्रल है। जब तक ये न्यूट्रल नहीं, जब तक कैसा चार्ज है इनके ऊपर, देखो ऐसे 2 पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव का मतलब यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया और इस शेल के अंदर पूरे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब गिन के देख लो, 2 4 6 8, देखो जहां से इसने उधार मांगा था वो एक, ये उधार किससे मांगा इसने, इससे, लेकिन यहाँ पे एक क्लोरीन उधार नहीं मांगेगा, इससे 2 मांगेंगे, तभी ये कंपाउंड बना हमारे पास। कौन सा कंपाउंड, CaCl2। अब इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज होती कैसे है, ठीक है। ये फिजिकली नेचर में कैसे होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। वेल डिफाइन होता है इनका स्ट्रक्चर, ठीक। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स एंड आर समवॉट हार्ड, ठीक है। हार्ड भी होता है, क्यों, क्योंकि इनका बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, वो क्या होगा, स्ट्रांग होगा, ठीक है। दीज कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर अप्लाइड। ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो ब्रिटल इन नेचर होते हैं। अब ये तो ना ही मेटल रहा नॉन मेटल रहा, ठीक है। ये एक आयनिक कंपाउंड बन गया, क्योंकि दोनों है इसके अंदर, मिक्स मेटल भी है नॉन मेटल। मेटल के लिए हमने पढ़ा था कि ब्रिटल नहीं होते, नॉन मेटल के लिए पढ़ा था ब्रिटल होते हैं। लेकिन जैसे ही आयनिक बन गया, ये क्या हो गया, ब्रिटल हो गया। जैसे ये हैमर करोगे तो ये टूट जाएगा। क्लियर ये चीज। तो फिजिकल नेचर कैसा होता है इसका, स्ट्रांग होता है, बिकॉज ऑफ स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन है, ठीक है, वो कैसा है, बहुत ही स्ट्रांग है, आयोनिक अट्रैक्शन, ठीक। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक कंडक्शन ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक। आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी इजिली कंडक्ट करा पाता है जब वो मोल्टेन स्टेट में रहे या फिर एक्वस स्टेट में रहे। एक्वस स्टेट मतलब पानी प्रेजेंट है, क्योंकि वहां पे आयंस फ्रीली मूव कर पाते हैं, ठीक है। देखो अभी ऊपर पढ़ा था हमने Cl क्या है, ये न्यूट्रल। जैसे इसको पानी के अंदर डालोगे तो Ca2 पॉजिटिव बन जाएगा और एक Cl एक नेगेटिव, एक Cl एक नेगेटिव। अगर इकट्ठा करके मैं लिखूं तो 2 नेगेटिव, ठीक है, इस कंपाउंड के लिए। क्लियर है। तो जब तक ये न्यूट्रल उसमें फॉर्म में पड़ा है सॉलिड स्टेट में, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करा पाता है। लेकिन जैसे इसको मोल्टन या एक्वस स्टेट में डालोगे तो इलेक्ट्रिसिटी इजिली कंडक्ट करा पाता है, ठीक है, क्योंकि फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ मोल्टन स्टेट में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयनिक कंपाउंड सच एज NaCl डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन सॉलिड, मतलब कि जब तुम सॉल्ट को लोगे, सॉलिड सॉल्ट को, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन जैसे उसको तुम इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज करो, इलेक्ट्रोलाइट जब हम उसको सोल्यूशन के अंदर डाल देते हैं तो वो इजिली इलेक्ट्रॉन को एक रॉड से दूसरे रॉड में ट्रांसफर कर देता है। थर्ड, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड का क्या होता है, हाई होता है। क्यों, क्योंकि इनका जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं इसको, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ज़्यादा होगा तो ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है, मतलब ज़्यादा हीट चाहिए उसको। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड कैसी होती है। तो सॉल्युबिलिटी कंपाउंड, सॉल्युबिलिटी आयनिक कंपाउंड का वाटर के साथ तो हो जाता है वो सॉल्युबल, लेकिन कैरोसिन पेट्रोल इनके साथ इनसॉल्युबल होता है। तो ये प्रॉपर्टीज़ में 4 प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी है। कौन कौन सी है, फिजिकल नेचर स्ट्रांग होता है बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रिक कंडक्शन मोल्टन स्टेट में ईजिली हो जाता है लेकिन सॉलिड स्टेट में नहीं हो पाता है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी यहाँ पे ज़्यादा है। और सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर हो जाता है लेकिन इन कैरोसिन और पेट्रोल वगैरह के अंदर नहीं हो पाता है, ठीक है। Ramayo Mentoring Make a Difference. Subscribe us on YouTube and get free doubt clearing session or notes.